हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम 2021 में जो जेआरएफ प्लांट साइंस का पेपर हुआ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि 2021 में जो पेपर आया था वो किस तरह का पेपर था। उसके आंसर की आज रिलीज़ कर दी गई है। तो कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे और किस क्वेश्चन का क्या आंसर है और उसके पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि मैच द कॉलम टाइप का था। तो उसमें दिया है कि डाईपिक्लोनिक एसिड, तो ये किस में पाया जाता है। तो जो डाईपिक्लोनिक एसिड है ये एंडोस्पोर की विशेषता है, मतलब कि पहले का हो जाएगा। दूसरा, माइकोप्लाज्मा किस में आता है, मॉलिक्यूल्स में आता है। तो जो उसका अपन क्लासिफिकेशन करते हैं बर्गीज मैनुअल ऑफ सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो ये मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत आता है। अब जो तीसरा है हीट लाइबल लिक्विड, तो हीट लाइबल लिक्विड्स मतलब कि ऐसे लिक्विड्स जो कि टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव होते हैं उनको बोलते हैं हीट लाइबल लिक्विड्स। तो इनका जब हम स्टरलाइजेशन करते हैं तो इसमें फ़िल्टर का यूज़ किया जाता है। तो इसका हो जाएगा क्या, फ़िल्टर। कारण क्या है कि फ़िल्टर का यूज़ करने का, कि वो अगर उसको हम ऑटोक्लेव वगैरह या किसी भी टेम्परेचर द्वारा अगर उसको हम स्टरलाइज करेंगे तो उसके कारण क्या होगा कि वो डीजेनरेट हो जाएगा। जैसे कि अगर प्रोटीन वगैरह हुआ तो ये डिग्रेडेट हो जाते हैं, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स। तो इसका आंसर ही हो जाएगा। और जो स्टीम अंडर प्रेशर है इसका हो जाएगा आंसर डी। तो इसका जो वास्तविक आंसर आना चाहिए पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का डी, मतलब कि इसका आंसर होगा बी। इसके बाद ये सही आंसर बी। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, द रिकमेंडेड मेथड फॉर द सीड जर्मिनेशन टेस्ट इन मस्टर्ड। तो जो मस्टर्ड है, तो अब आप इसका आंसर कैसे लगाओगे। तो देखो, जो मस्टर्ड का जो सीड होता है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। तो जब छोटे सीड साइज़ होता है तो उसके लिए जो रिकमेंडेड मेथड है सीड जर्मिनेशन के लिए वो कौन सी है, टॉप ऑफ द पेपर मेथड, मतलब कि इसका आंसर होगा बी, टॉप ऑफ द पेपर मेथड। तो ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजनिंग टाइप का। इसमें बोला गया है कि अमेरिकन ग्रेपवाइन रूट स्टॉक्स हेल्प द फ्रांस फार्मर्स टू कंट्रोल रूट एफिड्स। तो जो अमेरिकन ग्रेपवाइन का रूट स्टॉक था उसने फ्रांस के फार्मर्स की रूट एफिड्स को कंट्रोल करने में मदद की। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, बट वो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि रूट एफिड रेजिस्टेंट अमेरिकन रूट स्टॉक वाज आल्सो रेजिस्टेंट टू ग्रेप बाउंड डाइनी मॉड्यूल। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट और स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो इसका आंसर आएगा सी। देन इसके बाद अगर फोर्थ क्वेश्चन देखें तो फोर्थ क्वेश्चन भी असर्शन रीजनिंग टाइप का है। उसमें बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेजिस्टेंस डिफेंड क्रॉप प्लांट्स अगेंस्ट द पैथोजेंस। तो ये सही है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बहुत सारे पैथोजन से लड़ने में मदद करता है और वर्टिकल रेजिस्टेंस किसी एक स्पेसिफिक पैथोजन से प्लांट की रक्षा करता है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, बट सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। उसमें ये बोला गया है कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस इज मोर फ्रिक्वेंटली एक्सप्लॉइट इन द रेजिस्टेंस ब्रीडिंग प्रोग्राम देन वर्टिकल रेजिस्टेंस। तो जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ब्रीडिंग प्रोग्राम है उसका ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है वर्टिकल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। तो ये गलत स्टेटमेंट है, मतलब इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, ये चारगाफ जो रूल है बेसिकली उससे पूछा गया है। सी आर्चिन का डीएनए दे रखा है और उसमें बोल रहा है कि 10% ऑफ द बेसिस आर सोन टू बी साइटोसाइन। अब प्यूर जो चारगाफ का जो रूल है वो क्या बोलता है कि जो प्यूरिन है वो बराबर होगी किसके, पायरामिडीन के। प्यूरिन इज इक्वल टू पैरामिडीन। तो देखो, जब सीधी बात है, जब साइटोसिन की बॉन्डिंग किसके साथ होती है, तो साइटोसिन की ग्वानिन के साथ बॉन्डिंग होती है और ट्रिपल बॉन्ड बीच में बनते हैं हाइड्रोजन। तो जितनी मात्रा साइटोसिन की होगी उतनी ही मात्रा क्या होगी, ग्वानिन की होगी। तो सीधी बात है, जब साइटोसिन 10% पाया जा रहा है तो ग्वानिन कितने परसेंट पाया जाएगा, 10%। तो पहला आंसर सही हो जाए, ए सही है। इसके बाद जब ग्वानिन और जब साइटोसिन मिला के 10% हो गए 20, अब बचा कितना 80%। तो एडिनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और ये दोनों कितने होंगे, 40% होंगे। एडिनिन और थाइमिन कितने परसेंट होंगे, 40 हो गए। अब देखो, बोल रहा है कि प्यूरिन्स, मतलब कि एडिनिन और ग्वानिन की अगर मात्रा मिला देंगे तो ये कितना होगा, 50% होगा। और जबकि प्यूरिन और पिरामिडिन की मात्रा दोनों की 50-50% होगी। बट ये बोल रहा है कि थाइमिन 20% होगा, तो ये गलत होगा क्योंकि थाइमिन भी कितने परसेंट होगा, 40% होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, पहला, बी, डी और ई सही हैं और जो सी ऑप्शन है वो गलत है। तो जिन जिन में सी ऑप्शन है, मतलब इन दोनों में सी ऑप्शन है और डी में सी ऑप्शन है, तो ये सी वाले गलत हो जाएंगे और इसका अपना आंसर आ जाएगा सी। अब इसके बाद छठा क्वेश्चन है जो नेशनल इंस्टीट्यूट से उनसे रिलेटेड पूछा गया है, नेशनल ब्यूरोज से। तो NBPGR कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, तो ये करनाल में है। फिश जेनेटिक रिसोर्सेज का कहाँ पे है, लखनऊ में है।
और सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज़ प्लानिंग का जो नेशनल ब्यूरो है वो कहाँ पे है, नागपुर में। तो इसका सीधा आंसर आएगा अपना कौन सा, फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा, पहले का थर्ड, दूसरे का फर्स्ट और तीसरे का सेकंड और चौथे का अपना कौन सा, आईवी, मतलब किसका आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ। इसके बाद हम देखें सेवेंथ क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करें एर्बोरेटम, तो ये क्या होता है, बायोजियोग्राफिक एर्बोरेटम, तो ये क्या होगा अपना, बॉटेनिकल गार्डन विथ ट्रीज एंड सर्ब्स। और इसके बाद अगर बात करें हर्बेरियम, तो हर्बेरियम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ड्राइड लीफ स्पेसिमेंट्स। और बायो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक जियोग्राफिक रीजन्स होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और जर्म प्लांट में क्या होता है, तो ये सम टोटल ऑफ जीन्स जो होते हैं स्पीसीज के, उसको हम बोलते हैं जर्म प्लांट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा पहला ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, वो बोल रहा है कि रस्ट डिसीज आर कॉज्ड बाय। तो रस्ट डिसीज देखो पक्सीनिया के द्वारा कॉज्ड होता है, एल्बुगो सेफेलोस्पोरस, जो रेड रस्ट बात करें टी और मैंगो में सेफेलोस्पोरस द्वारा होता है। इसके बाद ओरोमाइसिस पल्सेस में जनरली कॉज करता है। और इसके बाद जिम्नोस्पोरेंजियम, तो ये रस्ट कॉज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी ऑप्शंस गिवन बिलो, तो इनमें से कौन सा इनके सापेक्ष में सही है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है जैसे कि पक्सीनिया कॉजेज रस्ट ओनली ऑन व्हीट, गलत है ये, क्योंकि पक्सीनिया बाकी जो क्रॉप्स हैं उनमें भी रस्ट कॉज करता है, जैसे कि बाकी अगर देखें सनफ्लावर वगैरह हो गया और भी अदर जो क्रॉप्स हैं उनमें भी ये रस्ट कॉज करता है, तो पहला गलत हो गया। इसके बाद सेफेलियोस्पोरस कॉजेज रस्ट ऑन बार्ले, थर्ड जो ऑप्शन दे रखा है तो वो भी गलत है, क्योंकि ये सेफेलियोस्पोरस मेनली किस में कॉज करता है, जो अपने टी और मैंगो होता है उसमें ये कॉज करता है, तो ये भी अपना गलत हो जाएगा। इसके बाद ओरोमाइसिस एंड जिम्नोस्पोरियम दिया है कॉजेज रस्ट ऑन टोमेटो, ये गलत है, ठीक है। ये जनरली ओरोमाइसिस और जिम्नोस्पोरियम जनरली पल्सेस में कॉज करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, एल्बुगो कॉजेज रस्ट ऑन मस्टर्ड। तो जो एल्बुगो कैंडिडा है जिसको हम बोलते हैं वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, तो ये किस में कॉज करता है, मस्टर्ड में कॉज करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, तो ये जो बीटा जो हेलिक्स है, ये दो तरह के पाए जाते हैं, बीटा हेलिक्स और अल्फा हेलिक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना अल्फा हेलिक्स, सी आंसर। इसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट इन द सीड टेस्टिंग गिव्स क्लियर इंडिकेशंस ऑफ। देखो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट किया जाता है उसमें क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी होती है, इंटीग्रिटी होती है, उस पर ये बेस्ड होता है कि मतलब कि किस तरह से जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो लीच आउट होंगे, उसी के बेस्ड पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को निकाला जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना सी, सीधी बात। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है कि एक असर्शन टाइप और रीजन टाइप का क्वेश्चन है। उसमें बोला गया है कि इन द वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ द डीएनए ईच टर्न ऑफ द हेलिक्स इज अ लेंथ ऑफ 10 बेस पेयर, मतलब कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर बन रहा है, तो बोला गया कि एक टर्न यहाँ से लेके यहाँ तक एक जो टर्न है उसमें कितने बेस पेयर होंगे, तो इसमें बोला गया कि 10 बेस पेयर होते हैं, ये बिल्कुल सही है, 10 बेस पेयर की इसमें लेंथ होती है। और बोला गया कि ईच कंप्लीट टर्न ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए हेलिक्स इज 3.4 बेस 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग लॉन्ग, तो ये गलत है, क्योंकि इसके बीच की दूरी कितनी होती है, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग इसके बीच की जो है डिस्टेंस वो होती है। कारण क्या है कि एक जो बेस होगा, 10 बेस पेयर होते हैं, उनके एक के बीच में होती है 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग की जो डिस्टेंस वो होती है। और अगर हम पूरा एक टर्न में बात करें तो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग इसमें क्या होगा, इसमें बीच में वो देखने को मिलती है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट करेक्ट है, बट जो रीज़न है वो नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट। इसके बाद अगर 12वां क्वेश्चन देखें तो आरएनए प्रोसेसिंग, जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग भी बोलते हैं, तो आरएनए प्रोसेसिंग में इनमें से कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो आरएनए प्रोसेसिंग में स्प्लाइसिंग का मतलब ही क्या होता है, जो एचएनआरएनए है उससे एमआरएनए के बनने को क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। अब एचएनआरएनए में क्या क्या होता है, एचएनआरएनए में क्या होता है, इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों पाए जाते हैं, तो इसमें क्या कर दिया जाता है, इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है, स्प्लाइसिंग ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ द एक्सॉन, तो ये सही है। इसके बाद क्या किया जाता है कि जो फिफ्थ एंड होता है, जिसका जो फिफ्थ एंड है यहाँ पे, उस पर क्या किया जाता है, कैपिंग की जाती है फिफ्थ एंड पे। और थर्ड जो एंड है उस पर क्या किया जाता है, पॉली एडेनाइन टेल को जोड़ा जाता है। तो पहला सी और ई इसमें क्या होगा, सही होगा, पहला सी और ई, मतलब जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद
13वां जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, ठीक है। वर्वरी इज एन अल्टरनेटिव होस्ट ऑफ पक्सीनिया ग्रामिनेस टेट्रेसी। तो जो रस्ट होती है, ब्लैक रस्ट या जिसको हम स्टेम रस्ट ऑफ वीडियो बोलते हैं, वो उसका जो अल्टरनेटिव होस्ट है वो कौन सा है, वर्वरी वल्गैरिस है। तो इसका ये फर्स्ट जो है वो सही है, मतलब कि असर्शन क्या है इसका, सही है। बट जो इसका रीज़न है कि बर्बरी प्ले की रोल इन द रस्ट एपिडेमिक्स इन इंडिया, ये गलत है। इसके पीछे कारण क्या है, देखो कि जब भारत में जो रस्ट होती है उसके पीछे रीज़न है जो हिमालयन क्षेत्र है नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ जो नीलगिरी हिल्स हैं उसमें उपस्थित जो ओरिडियोस्पोर्स होते हैं वो इसका मेन रीज़न है भारत में एपिडेमिक्स में। और इसमें जो बर्बरी मेनली कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, एसर्सन इज अ राइट एंड रीजन वाज द फॉल्स, इसका सी आंसर होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो 14वां क्वेश्चन, आइसोलेशन डिस्टेंस दिए सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन में। तो जब भी आइसोलेशन डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे तो आपको सबसे पहले देखना है कि सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन में पूछ रहा है कि वो फाउंडेशन सीड में पूछ रहा है। तो सीधी बात है, सबसे पहले देखते हैं किस क्रॉप की है। तो वीट की बात करें तो वीट के लिए सर्टिफाइड और फाउंडेशन में दोनों होता है 3-3, तो पहले का हो गया सी। अब सीधी बात है कि डी ऑप्शन आपका कट गया। अब बात करें कंपोजिट वैरायटी ऑफ मेज। तो जो मेज की जो कंपोजिट वैरायटी होती हैं उसमें कितना यूज़ किया जाता है, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो है कितनी अपनी 200। इसका फाउंडेशन के लिए 400 मीटर और कंपोजिट है और उसकी सर्टिफाइड है तो उसके लिए कितना 200 मीटर। अगर बात करें रेडिश की तो रेडिश में कितना है, क्रॉस पॉलिनेटेड है, तो सीधी बात है इसमें 1000 मीटर की इसको डिस्टेंस चाहिए। और पिजन भी क्या है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड है, तो इसके लिए इंटरमीडिएट टाइप की मतलब 100 मीटर की इसके लिए डिस्टेंस चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा सेकंड, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का आईवी और सी का फर्स्ट और जो डी है उसका सेकंड आंसर मतलब कि बी। इसके बाद 15वां जो क्वेश्चन है वो ये है कि ग्रोथ रेगुलेटर्स विच कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कॉल्ड एज अ फाइटोहार्मोन्स। मतलब जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करने वाले ग्रोथ रेगुलेटर्स पाए जाते हैं उनको हम फाइटो हार्मोन्स ही बोलते हैं। फाइटो हार्मोन्स बोलो या प्लांट हार्मोन बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है। एपिकल मेरिस्टेम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन द लेंथ ऑफ द ब्रांचेज एंड रूट। और जो सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है वो ये बोल रहा है कि जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं ग्रोथ की लंबाई में बढ़ने के लिए, जो प्लांट की जो लंबाई है उसमें बढ़ने के लिए। तो सीधी बात है, एपिकल जो मेरिस्टेम्स होंगे वो लंबाई में बढ़ने के लिए काम करते हैं और लेटरल जो मेरिस्टेम्स है वो सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह इनमें काम में आता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, मतलब आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेट्रोसिस कैन नॉट बी फिक्स्ड इफ इट इज ऑब्टेन्ड थ्रू। बोल रहा है कि हेट्रोसिस को फिक्स नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी फिक्स्ड इफ इट इज ऑब्टेन्ड थ्रू। तो बोल रहा है कि कैन नॉट लिखा, सबसे पहले आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। उसने लिखा है कैन नॉट। अगर आप एपोमिक्सिस है तो आप फिक्स कर सकते हो, बैलेंस लीथल सिस्टम है आप फिक्स कर सकते हो, सीधी बात है। आप वेजिटेबली रिप्रोडक्शन कर रहे हो तो आप फिक्स इसको कर सकते हो। तो ये जो 3 मेथड है इनके जनरली क्या किया जाता है, जो हेट्रोसिस उसको फिक्स किया जाता है। बट डेवलपमेंट ऑफ F1 हाइब्रिड और डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक वेराइटीज़, तो इनके द्वारा हम जो हेट्रोसिस है उसको फिक्स नहीं कर सकते। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसके बाद अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17वां, ये सेल थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि जो स्लीडन एंड स्वान थे प्रपोज्ड द फर्स्ट 2 कंपोनेंट ऑफ द सेल थ्योरी। जो बता रहा है कि फर्स्ट जो 2 कंपोनेंट है कि जो सेल यूनिट और फंक्शनल यूनिट है और स्ट्रक्चरल यूनिट है, और जो थर्ड कंपोनेंट है सेल का जो रुडोल्फ विर्चो ने दिया है, जिसमें वो उन्होंने बताया कि जो नई सेल है वो पुरानी सेल से बनती है, ओमिनस सेल्यूल ई सेल्यूलर। तो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट है वो कैसे हैं, करेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसके बाद है कि 18वां क्वेश्चन है, प्लास्टिड्स आर द साइट ऑफ प्यूरिन सिंथेसिस। तो ये भी सही है। और बोला है कि साइटोसॉल इज द साइट ऑफ पैरामिडीन सिंथेसिस। तो ये दोनों सही है। प्लास्टिड में क्या होता है, प्यूरिन का सिंथेसिस होता है और साइटोसॉल में पैरामिडीन का सिंथेसिस होता है। इसके बाद अगर देखो 19वां क्वेश्चन, तो द ट्रू फंगी इज अ टिपिकल टेरेस्ट्रियल अडॉप्टेड ऑर्गेनिज्म, ट्रू फंगी पॉजेस काइटिन इन द सेल वॉल। तो देखो जो ट्रू फंगी होती हैं वो क्या होती हैं, काइटिन उनकी सेल वॉल में पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। जबकि जो ट्रू फंगी होती हैं वो मेनली क्या होती हैं, टेरेस्ट्रियल अडॉप्टेड ऑर्गेनिज्म होती हैं, मतलब कि स्थानीय होती हैं वो, ठीक है। टेरेस्ट्रियल लैंड पे लिए ज़्यादा अडॉप्टिव होती हैं, जैसे कि पक्सीनिया वगैरह मान लो, बेसिडियोमाइसीटीज जनरली आप देखें तो वो टेरेस्ट्रियल ही होती हैं। अब बात करें देखो, अगर जो हम
स्यूडो फंगस की बात करें जैसे कि मिक्सोमाइकोटा वगैरह हो गए, या जो बेस लोअर फंगी की बात करें, तो वो जनरली क्या होती थी कि उनमें जो जूस्पोर बनते थे। अब जो जूस्पोर क्या रहता है कि वो एक उनके लिए पानी की आवश्यकता पड़ती थी, जल की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो क्या थे कि मेनली क्या थे आ, कि उनके लिए पानी की आवश्यकता रहती थी। तो अब जो बने हैं उनके लिए क्या है कि वो एप्लानोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जनरली अगतिशील होते हैं, और वो टेरेस्टेरियल जो है उसके लिए एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट करेक्ट। और जो ट्रू फंगी होती है उनमें क्या पाई जाती है, काइटिन पाई जाती है। जबकि अपन बात करें लोअर फंगाई जैसे ओमाइसिटिस वगैरह हुआ, तो इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है मेनली अगर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 20वां है, उसमें बोला गया है द प्री 1940 जीन्स वेयर कंसिडर्ड टू बी लाइक बीट्स ऑन द स्ट्रिंग एंड नॉट डिवाइजेबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस पर, बेंजर्स एक्सपेरिमेंट करके मैंने एक वीडियो अपलोड की है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो 1940 से पहले ये माना जाता था कि जो जीन है उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब कि यूनिट है वो 1940 से पहले। और ये किस पे, जैसे कि जो स्ट्रिंग पे बीट्स होते हैं उसकी तरह ये संरचना देखने को मिलती है 1940 से। बट 1940 में एक वैज्ञानिक आए सीवी ओलिवर, उन्होंने ये बताया कि जीन को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसको आगे भी सब डिवाइडेड कर सकते हैं। इसके बाद अपने बेंजर आए, उन्होंने बताया कि सिस्ट्रॉन, म्यूटोन और रेकॉन वगैरह ये होते हैं। तो ये मैं पहले ही इसको पढ़ा चुका हूँ। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, करेक्ट हैं। इसके बाद बिल्ट डिसीज आर कॉज्ड बाय, तो देखो सीधी बात है, बिल्ट डिसीज हीट से नहीं होता, ड्रॉट से नहीं होता, वायरस द्वारा नहीं होता, बैक्टीरिया और फंगी इसके मेन कॉजल ऑर्गेनिज्म है क्या, बिल्ट डिसीज होने के। जैसे कि अगर बैक्टीरिया में अगर बात करें अपन, ठीक है, और फंगी में जैसे तो फ्यूजेरियम वगैरह ये सब क्या करते हैं, बिल्ट कॉजेज जनरली करते हैं। तो इसके बाद 22 क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइबर यील्डिंग प्लांट। तो सीधी बात है कि एप्टेट्रिका मेस्टिवा मतलब गेहूं होता है, लेंसा कुलिनेरिस ये होगा नहीं, ग्लाइसिन मैक्स होता नहीं है, गॉसिपियम हिरसुटा मतलब कि कॉटन की बात की जा रही है, कॉटन मतलब कपास, कपास ये क्या होता है, फाइबर यील्डिंग क्रॉप है। इसके बाद 23rd जो क्वेश्चन है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन द सेल इज लिबरेटेड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन, मतलब कि जब कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो अधिकांश जो ऊर्जा है वो किस चरण में बनती है। तो ये बनेगी अपनी जो ई है, मतलब कि पायरुविक एसिड जब कन्वर्ट होता है CO2 एंड H2O में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी असर्शन और रीजनिंग रीजन टाइप का है, और इस क्वेश्चंस में दिया है इन रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन टू पॉपुलेशन सो डेवलप्ड कैन बी यूज्ड एज अ सिंथेटिक वैराइटीज। मतलब जो रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन करते हैं, मतलब कि एक जो वैरायटी है उसको दूसरे के लिए टेस्टर का यूज़ और दूसरे को पहले की तरह टेस्टर का यूज़ करते हैं। तो इसमें दोनों क्रॉप्स का वैराइटीज़ का एक साथ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो द इन रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन द टू पॉपुलेशन सो डेवलप्ड कैन बी यूज्ड एज अ सिंथेटिक वैराइटीज। तो सीधी बात है, आप उनको सिंथेटिक वैराइटीज़ की तरह यूज़ कर सकते हैं। इन रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन द GC ऑफ बोथ द पॉपुलेशन इज इंप्रूव्ड साइमल्टेनियसली। ये भी सही है क्योंकि इसमें हम दोनों पॉपुलेशंस को GC और स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एक जो वैरायटी है वो दूसरे के लिए टेस्टर की तरह यूज़ करती है और दूसरी वैरायटी पहले के लिए टेस्टर की तरह यूज़ करते हैं। तो इसमें हम दोनों को इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इसके बाद क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स इन द डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड। हाइब्रिड बनाने में जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं उनका सीक्वेंस क्या होगा। तो इसका सीक्वेंस होगा ADCBE। ए में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इनवर्ट्स, सबसे पहले आप इनवर्ट्स को बनाओगे, इसके बाद आप मॉर्फोलॉजिकल एवेल्यूएशन करोगे इनवर्ट्स का, उसके बाद आप टेस्टिंग करोगे कंबाइनिंग एबिलिटी की, कंबाइनिंग एबिलिटी की टेस्टिंग करने के बाद इनका एवेल्यूएशन करेंगे चेक वैरायटी के साथ। अब चेक वैरायटी के साथ एवेल्यूएशन कर लिया, फिर इसकी आप सीड मल्टीप्लिकेशन करके उनका डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद 26 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है इन द जेनेटिक एनालिसिस द इफेक्ट ऑफ टाइट लिंकेज में क्रिएट कंफ्यूजन विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो जब मैंने इसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर भी डाला था तब भी मैंने इसको बताया था कि ये क्या होता है कि मे क्रिएट कन्फ्यूजन विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो ये सीधी बात है, ये प्लियोट्रॉपी के साथ क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अब कन्फ्यूजन क्रिएट क्यों करता है, देखो प्लियोट्रॉपी में क्या होता है कि एक जीन बहुत सारे ट्रेट्स को गवर्न कर रहा होता है, मतलब कि जो एक जीन है वो बहुत सारे ट्रेट्स को
कंट्रोल कर रहा होता है। बट जब हम देखते हैं कि टाइट लिंकेज है, तो टाइट लिंकेज में 2 जीन हैं, बट वो ऐसा लग रहा है हमारे लिए कि वो एक ही जीन है, ठीक है, 2 जीन है बट वो लग कैसा रहा है कि एक ही जीन है। और वो जब ट्रेट को गवर्न करेंगे तो अलग अलग ट्रेट को गवर्न करेंगे, तो क्या होगा कि वो प्लियोट्रॉपी के साथ क्या कर रहा है कि कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ये भी बीटी सिंह में साफ साफ दिया, अब बीटी सिंह को इसके लिए प्रेफर कर सकते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, बी। अब देखें 27वां क्वेश्चन, ह्यूगो डीवरेज। तो ह्यूगो डीवरेज ने क्या दिया था, म्यूटेशन दिया था। अगर बात करें हाँ फ्लेमिंग, तो फ्लेमिंग ने माइटोसिस टर्म, और सी स्टर्न, तो सी स्टर्न ने जो ड्रोसोफिला होती है उसमें क्रॉसिंग ओवर का साइटोलॉजिकल बेसिस दिया था, और मेसल्सन और स्टॉल ने सेमी कंजर्वेटिव मोड दिया था डीएनए रेप्लिकेशन का। तो इसको भी आप इजीली मैच कर सकते हैं। पहले का क्या है म्यूटेशन, दूसरे का ये पहला, सी स्टर्न इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। तो ये इस तरह से मैच करना है। इसके बाद 28 जो क्वेश्चन है ये ड्रॉप्ड कर दिया गया है आईसीआर की तरफ से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, बोल रहा है कि उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, बट उसको एनारोबिक या एनऑक्सोबिक कंडीशंस में भी वो ग्रो कर सकते हैं उसको। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, फैकल्टेटिवली एनारोबिक कंडीशंस, इसको एनारोबिक बैक्टीरिया बोल सकते थे, बट जब क्वेश्चन ही ड्रॉप हो गया तो शायद हो सकता है कि इसमें कुछ मिस्टेक्स हो जो, तो इसको ड्रॉप कर दिया गया क्वेश्चन। अब मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंजाइम्स फॉर द डीएनए मैनिपुलेशंस इंक्लूड द फॉलोइंग। डीएनए मैनिपुलेशंस में कौन से एंजाइम्स का प्रयोग किया जाता है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, न्यूक्लियस, लाइगेज और जो पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। ये और ये तीनों एंजाइम्स का। इसको अगर बात करें, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये, इफ़ ए वुमेन कैरियर फॉर द कलर ब्लाइंडनेस मैरी टू ए कलर ब्लाइंड मैन एंड प्रोड्यूसेस सेवरल चिल्ड्रंस, द एक्सपेक्टेड फिनोटाइप कलर ब्लाइंड और नॉर्मल ऑफ द ऑफस्प्रिंग वुड बी। इसमें ये बोला गया, क्वेश्चन में कोई ज़्यादा दमदार क्वेश्चन नहीं था। जैसे कि एक्स करके एक फीमेल है, वो बोल रहा है कि कैरियर है, कैरियर मतलब कि एक क्रोमोसोम पे उस पर, इसका जब हमने क्रॉस कराया कि इसके साथ एक एक्स वाई मेल के साथ जो कि क्या है, कलर ब्लाइंड है। अब जब इसकी प्रोजेनी बनेगी वो इसको इस प्रकार से बनेगी, एक्सी 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 वाई एक्सी एक्स और एक्स वाई। तो अब देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, कलर ब्लाइंड फीमेल होगी, ये कलर ब्लाइंड मेल होगा, ये क्या होगी, कैरियर फीमेल होगी, और ये क्या होगा, नॉर्मल मेल होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑल द ऑफस्प्रिंग विल बी कलर ब्लाइंड। तो ये गलत है, क्योंकि देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, सभी ऑफस्प्रिंग कलर ब्लाइंड नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ऑल मेल ऑफस्प्रिंग विल बी कलर ब्लाइंड एंड ऑल फीमेल विल बी नॉर्मल। तो ये भी गलत है, देखो 50% मेल के यहाँ कलर ब्लाइंड है, 50% नॉर्मल है। इसके बाद बोला गया है कि थर्ड जो क्वेश्चन ऑप्शन दिया है, ऑल मेल ऑफस्प्रिंग विल बी नॉर्मल, सभी जो मेल ऑफस्प्रिंग है वो नॉर्मल है, गलत ये भी, क्योंकि ये तो कलर ब्लाइंड था। और जो डी ऑप्शन है, ऑल द मेल ऑफस्प्रिंग विल बी कैरियर और कलर ब्लाइंड ऑफ कलर ब्लाइंड और कलर ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंड। तो ये बोल रहा है कि जो फीमेल ऑफस्प्रिंग होगी वो कलर ब्लाइंड हो भी सकती है या फिर उसके लिए कैरियर भी हो सकती है। तो इसका आंसर होगा डी। इसके बाद जो 31 जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था कि रामसर कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ। तो कोई एक रामसर कंजर्वेशन कन्वेंशन की गई थी, जो कि किसके लिए की गई थी, वेटलैंड्स के लिए, मतलब कि जो दलदलीय भूमि है उसके लिए की गई थी, वो उसके संरक्षण के लिए किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी, वेटलैंड्स। इसके बाद एक और क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। इसमें ये बोला गया है कि पॉलीसाइक्लिक डिसीजेस आर नाउन टू कॉजेज द प्लांट डिसीज एपिडेमिक्स। तो जो पॉलीसाइक्लिक जो डिसीज होते हैं वो प्लांट डिसीज एपिडेमिक्स कॉज करते हैं। तो ये सही है। पॉलीसाइक्लिक डिसीजेज इनिशिएटिंग पैथोजेंस प्रोड्यूसेस द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द इन्फेक्शंस इन द शॉर्ट टाइम। तो जो क्या होता है, सबसे बड़ी बात इनकी यही है कि ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस होते हैं। इसकी जो डिसीज साइकिल होती है बहुत छोटी होती है, बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में ये बहुत ज़्यादा प्रोजेनी बना लेता है, और ये जनरली एयर द्वारा क्या होता है, इससे फैलता है, और इसके जो फोलियर पार्ट्स होते हैं उसमें फैलता है। तो इसके द्वारा ये दोनों सही हैं। तो ठीक है। इसके बाद जो 33 क्वेश्चन है, तो इसमें बोला गया कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे है। तो देखो इक्री सेट कहाँ पे है, हैदराबाद, मतलब कि
हाँ, एक्री सेट कहाँ पे है? तो देखो सबसे पहले हमको देखना है कि किस तरह से हमको क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। अब हमको सबसे पहले क्या पता चल गया कि जो क्यू बॉटनिकल गार्डन है ये लंदन में है, तो मतलब बी का कौन सा है? पहला है। तो इसी से आप सीधा आंसर लगा दो कि पहला आंसर आएगा। अब आपको और सही से लगाना तो एक्री सेट, सीधी बात है, एक्री सेट हैदराबाद में है, उसमें भी पटेनचेरू में है। अब नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की बात करें तो अथॉरिटी कहाँ पे है? चेन्नई में है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी ये कहाँ पे? ये नई दिल्ली में। पीपीवी एंड एफआर 2001 में आया था, 2005 से ये लागू हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? पहले का आईवी, दूसरे का फर्स्ट, तीसरे का सेकंड और दूसरे का डी का, चौथे का थर्ड। इसके बाद 34 है, कलर ऑफ द सीड टैग यूज्ड इन द फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन को कैसा दिया जाता है? तो वाइट कलर का सीड टैग दिया जाता है फाउंडेशन को। इसके बाद 35 क्वेश्चंस ये है कि प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्शनेबल वीट सीड रिड्यूसेस द फिजियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ द सीड ऑफ ए सीड। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। कारण क्या है कि ये फिजियोलॉजिकल प्योरिटी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, फिजिकल प्योरिटी नहीं दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब कि वो सीड की फिजियोलॉजिकल प्योरिटी को कैसे कम करेगा? सीड ऑफ ऑब्जेक्शनेबल वीट हैव द सेम शेप एंड साइज एज द क्रॉप सीड। तो ये सही है, मतलब कि जो ऑब्जेक्शनेबल वीड होते हैं उनका मतलब कि शेप और साइज एक समान होता है, जिसके कारण उनको डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत आती है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका डी, मतलब फर्स्ट फॉल्स एंड स्टेटमेंट इज राइट। इसके बाद अगर हम देखें ए पैथोट्रोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन डिराइव ऑल कार्बन रिक्वायरमेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल कार्बन सोर्सेज, ये सही है। और एन ऑक्सोट्रोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स वन और मोर ग्रोथ फैक्टर्स इन द एडिशन टू द प्रिंसिपल कार्बन सोर्सेज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप जेनेटिक्स की बात करते हो, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को कल्चर कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि वो पैथोट्रोपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑक्सोट्रोपिक है। तो अगर देखो ऑक्सोट्रोपिक होगा तो उसमें उसको क्या है कि अलग अलग प्रिंसिपल जो कार्बन सोर्सेज है उसके अलावा भी उसको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ेस की आवश्यकता होगी। अगर उसको एक्स्ट्रा चीज़ेस नहीं दी जाएंगी, जो अलग अलग जो सोर्सेज हैं या सब्सटेंसेज हैं, तो वो उसकी ग्रोथ नहीं करेगा। इन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको बोलते हैं ऑक्सोट्रोपिक, तो ये सही है। और जो फोटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी जो उनके कार्बन रिक्वायरमेंट होते हैं वो प्रिंसिपल कार्बन सोर्सेज से प्रोवाइड कर लेते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका भी ये आंसर आएगा। डेवलपमेंट ऑफ द सीडलेस फ्रूट वुड नॉट बी यूजफुल इन द केस ऑफ, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। देखो मैंगो में सीडलेस वैरायटी है सिंधु, ग्रेप में अगर बात करें थॉमसन सीडलेस, और ऑरेंज में भी जनरली देखा जाए तो सीडलेस वैराइटीज़ का प्रचलन चल रहा है। बट अगर बात करें पोमग्रेनेट में आपने सीड नहीं है, तो जब हम उसका खाते क्या हैं, जूसी सीड कोट ही खाते हैं मेनली अगर अपन देखें तो अगर पोमग्रेनेट में सीडलेस वैराइटीज़ यूज़फुल नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद अगर बात करें 38 क्वेश्चंस, पाउडर मिड्यूल डिसीज ऑफ क्रॉप्स आर इनिशिएटेड बाय। तो पाउडरी मिड्यूल जो है वो किसके द्वारा इनिशिएट होगा, मतलब कि प्रारंभ किया जाएगा, तो वो है अपना सबसे पहले तो देखो पाउडरी मिड्यूल किसके द्वारा होता है, तो ये इरिसिफी वगैरह जो है इनके द्वारा होता है। फंगस है ये, और फंगल में भी कैसा है? बायोट्रॉप्स मतलब कि जिनके लिए लिविंग प्लांट या ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना पहला, फंगल बायोट्रॉप्स। इसके बाद 39वां जो क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया है कि प्लांट पैथोजेंस कैन बी डिटेक्टेड एंड आइडेंटिफाइड यूजिंग एलिसा एंड पीसीआर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें वो लगे है कि हम जो एलिसा और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट असेज और पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, इन दोनों के प्रयोग करके कैसे हम डिफरेंट पैथोजेंस को आइडेंटिफाई या उनकी पहचान कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट जो ऑप्शन है, एलिसा बेस्ड डिटेक्शन इज मोर यूजफुल फॉर द वायरल पैथोजन डिसेक्शन देन द बैक्टीरियल पैथोजेंस। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप वायरस को डिटेक्शन करना होता है तो हम उसमें जनरली एलिसा का यूज़ करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट असे। बैक्टीरिया में जनरली एलिसा का यूज़ नहीं किया जाता। फंगल डिसीजेज आर मोर एमिनेबल फॉर द एलिसा बेस्ड डिटेक्शंस देन प्लांट वायरसेस, ये गलत है। फंगस के लिए जनरली क्या होता है, एलिसा प्रेफर नहीं किया जाता। इसके बाद जो थर्ड है वो है कि बैक्टीरियल पैथोजेंस आर मोर एमिनेबल फॉर द पीसीआर बेस्ड डिटेक्शंस देन द प्लांट वायरसेस, तो ये भी गलत है। इसके बाद डी जो है, बैक्टीरियल पैथोजेंस आर मोर एमिनेबल फॉर द पीसीआर बेस्ड डिटेक्शंस देन द फंगल पैथोजेंस, तो ये भी गलत है। इसके बाद जो ई ऑप्शन है वो फाइटोप्लाज्मा इज अ मोर एमिनेबल फॉर द पीसीआर बेस्ड डिटेक्शंस देन एलिसा, तो ये सही है। फाइटोप्लाज्मा के लिए जनरली हम क्या करते हैं, पीसीआर का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सही लगाएंगे, क्योंकि पहला तो हमारा सही हो रहा था। तो अगर जिसका आपको पता है कि पहला सही हो रहा है, तो ये तीनों में तो पहला था नहीं, तो आपका सीधा आंसर होगा डी आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि
नेशनल एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर कलेक्शंस, जो कि कहाँ पे है, महू में लोकेटेड है, लोकेटेड इन महू नाथ भंजन उत्तर प्रदेश। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? ये सही है। अब जो है नैमिक हैज़ एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ द इंटरनेशनल डिपोजिटरी अथॉरिटी अंडर द बुडापेस्ट ट्रीटी इन 2020। तो जो बुडापेस्ट जो ट्रीटी थी माइक्रोवियल कल्चर माइक्रोवियल ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, तो उसकी जो ट्रीटी थी उसके अंतर्गत जो नाइमेक था उसके लिए इंटरनेशनल डिपोजिटरी अथॉरिटी का दर्जा दिया गया। तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था और ये इसमें दोनों ऑप्शन सही थे, मतलब कि इसका ए आंसर आएगा। इसके बाद 41 जो क्वेश्चन है, तो इसमें है कि इम्पोर्ट परमिट इज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नीडेड टू इंट्रोड्यूस इन इंडियाज एनी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो ये सही है। बट द इम्पोर्ट परमिट इज असाइंड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीआर। तो ये क्या है, गलत है। मतलब कि पहला सही है और दूसरा गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी आंसर आएगा इसका। इसके बाद 42 क्वेश्चंस, 42 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि कौन सा इनमें से XC2 कंजर्वेशन साइट, XC2 मतलब कि जिसमें हम नेचुरल जो साइट है उसकी उसके जगह दूसरे प्लेस पे उसको हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं। तो इसमें देखो जीन बैंक क्या है, ये XC2 है। सबसे पहले देख लेते हैं INSITU कौन कौन सी है। नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व INSITU में, बाकी ये फर्स्ट सेकंड और ये ई, पहला बी और ई जिसमें होंगे वो अपना पहला आंसर आ जाएगा। मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। ये तीनों क्या है, XC2 हैं। इसके बाद अगर देखें 43 क्वेश्चंस, तो ऑब्जेक्शनेबल वीट दिए हैं और उसके बाद उसकी क्रॉप दे रखी है। तो ऑब्जेक्शनेबल वीट जैसे अगर देखें तो आर्जिमोन मैक्सिकाना सीधी बात है, रेपसीड और मस्टर्ड में लगता है। जोहानसन ग्रास सोरगम में लगता है। चिकोरिया मिंटाइवस ल्यूसर्न में लगता है और फेलेरिस माइनर वीट में लगता है। तो इसका हमारा पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पी। इसके बाद अगर देखें तो आइडियल CN रेशियो ऑफ द मैच्योर कंपोस्ट इज, तो जो मैच्योर कंपोस्ट होता है उसका आइडियल CN रेशियो कितना होता है? तो इसका आइडियल CN रेशियो होगा 20 से कम। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 20/20 से कम होना चाहिए। उसमें कार्बन की मात्रा कम होनी चाहिए और जो नाइट्रोजन परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम देखें 45 क्वेश्चन का सी बोल रहा है कि सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स कैन बी यूज्ड फॉर ए वेराइटी ऑफ अ पर्पस सच एज। तो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड का यूज़ हम किस लिए कर सकते हैं? तो पहला है कि डेवलपमेंट ऑफ 3-वे क्रॉसेस। इसके बाद बोल रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ डबल क्रॉस हाइब्रिड्स, और वो बोल रहा है कि डी प्रेडिक्शंस ऑफ डबल क्रॉस हाइब्रिड्स। तो इन सब में हम यूज़ कर सकते हैं सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स का। इसके बाद 46 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि assertion reason टाइप के क्वेश्चन है। इन द लाइसोजेनिक साइकिल द वायरल न्यूक्लिक एसिड डज नॉट हैम्पर द फंक्शंस ऑफ द होस्ट बैक्टीरियम्स। अब सबसे पहले आपको दो साइकिल पता होना चाहिए जो वायरस है उसके ग्रो होने की। एक होता है लाइटिक और दूसरा होता है लाइसोजेनिक। लाइटिक में क्या होता है कि जो जैसे कि ये बैक्टीरिया का जेनेटिक ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। तो लाइटिक में क्या होगा कि ये इससे डिग्रेड कर देगा, इसको नष्ट कर देगा और बैक्टीरिया को क्या कर देगा, मार देगा। बट जो लाइसोजेनिक होता है उसमें क्या होता है कि ये इसमें आके जो अपना बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है उससे जाके वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो जुड़ जाता है और उसी के साथ साथ रेप्लिकेट होना स्टार्ट कर देता है। बट वो उसके जो फंक्शंस हैं होस्ट बैक्टीरिया के उसको हैम्पर नहीं करता है। तो ये फर्स्ट जो एसेशन है वो सही है, फर्स्ट सही है। सेकंड देखिए रीजन, इन लाइसोजेनिक साइकिल द न्यूक्लिक एसिड ऑफ फेज गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट डीएनए एंड बिकम ए प्रोफेज एक्टिंग एज अ जीन। और वो किससे इंसर्टेड हो जाता है? जो फेज है उसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के साथ इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगा और फिर क्या होगा, वो एज अ प्रोफेज की तरह काम करेगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, दोनों एसर्शन और रीजन ये सही है। मतलब कि इसका आंसर होगा अपना फर्स्ट, मतलब वो उसकी तरह एक्सप्लेन भी सही से कर रहे हैं। इसके बाद जो 47 नंबर का क्वेश्चन है बोल रहा है कि क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स बताइए डेवलपमेंट और किसी क्रॉप वेराइटीज़ के रिलीज़ में। तो क्या क्या उसका क्रोनोलॉजिकल वो सीक्वेंस आएगा। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, आप जीनोटाइप किसी जीनोटाइप को डेवलप करोगे, उसके बाद
उसका प्रिलिमिनरी ईल्ड ट्रायल लगाओगे। प्रिलिमिनरी ईल्ड ट्रायल लगाने के बाद हम क्या करते हैं, मल्टी लोकेशंस पे उसके ईल्ड ट्रायल करते हैं एक्रेप के माध्यम से। अब मल्टी लोकेशंस पे अपनी ईल्ड ट्रायल लगा दिया, उसके बाद हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेराइटी, और फिर हम उसको क्या कर देंगे, वेराइटी को रिलीज़ कर देंगे, रिलीज एंड नोटिफाइड कर देंगे। जो सीड एक्ट होता है 1966 उसके जो सेक्शन 5 है उसके अंतर्गत उसको रिलीज कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी। इसके बाद 48 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द टू जीन्स इज अफेक्टेड बाय द। तो इसमें बोला गया है कि दो जीन्स हैं उनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी है रिकॉम्बिनेशन की वो किससे अफेक्ट हो रही है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कपलिंग और रिपल्सन फेज। तो कपलिंग और रिपल्सन फेज में फ्रीक्वेंसी को ये इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी से कोई इफेक्ट नहीं होता है कि देखो अगर 10% रिकॉम्बिनेशन है तो कपलिंग फेज में भी 10 रहेगी, अगर आप रिपल्सन फेज में जाओगे तब भी 10% रहेगी, तो ये इससे चेंज नहीं होता है। इसके बाद लोकेशंस ऑफ द जीन्स विद द रिस्पेक्ट टू द सेंट्रोमियर, ये इससे इफेक्ट ये होता है। और डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स ये भी होता है। और इसके बाद जो डिस्टेंस है ट्रांसलोकेशन ऑफ द जीन्स, इससे भी इफेक्ट होता है। और जो सिनेप्सिस और ए सिनेप्सिस, इन सिनेप्सिस और डी सिनेप्सिस जो होती है उनके द्वारा भी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इफेक्टेड होती है। तो मतलब इसका ए गलत है, मतलब जिन जिन ऑप्शंस में ए दिया रहेगा वो ऑप्शंस नहीं होंगे, पहला, दूसरा और ये चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, आंसर होगा सी। मतलब कि इसका बी, सी, डी और ई ये सभी क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। ये भी बी डी सिंह से डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देन इसके बाद 49 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि फर्मेंटेशन ऑफ द कैटल डंग प्रोड्यूसेस बायोगैस व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द कुकिंग एंड द सैलरी प्रोड्यूस्ड कैन बी यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। तो ये बोला गया कि जो फर्मेंटेशन होती है कैटल के डंग की या गोबर की, उसके द्वारा जो बायोगैस बनती है उसको हम कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, और जो उसकी सैलरी प्राप्त होती है उसको हम एज ए ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये सही है पहला स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इसके बाद दे रखा है कि एथेन इज द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ द बायोगैस। तो ये सीधी बात है, गलत है, सीधी बात है, मेथेन होता है बायोगैस का प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट सही है, बट का तो जो इसका आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो इसका आंसर होगा सी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वें नंबर का, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, वन असर्शन और रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, सीधी बात है। और बोला गया कि देखो प्लांट डिसीज सिम्टम्स नीड नॉट हर्वर द पैथोजन प्रोपगेट्स ऑलवेज। तो ये जो पहला है वो सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज अ ट्रू, बट जो स्टेटमेंट सेकंड है ये गलत है। क्राउन गॉल हर्वर्स एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफियंसिस, क्राउन गॉल नहीं करता उसको हर्वर, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफियंसिस को, मतलब इसका जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो सही है, असर्शन फर्स्ट सही है, रीजन इसका गलत है। इसके बाद 50 नंबर का क्वेश्चन है, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड। तो ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन था, इसको आईसीआर ने ड्रॉप्ड कर दिया। कारण क्या इसके पीछे कि इसमें इनको देना था पूरा जो क्वेश्चन है वो ईयर देना था, इनको पूछना था कि 2023 में क्या किसके तौर पे इसको डिक्लेयर्ड किया गया ईयर को, तो वो आता है सीधी बात है मिलेट। तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है और जो आईसीआर ने इसको ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 52 में, ए टॉल green gram plant was crossed with a dwarf plant, all the F1 plants were of intermediate height, the F2 plants produced different phenotypic classes in the ratio of 1:4:6:4:1, how many genes are involved in the controlling the plant height। तो ये जो क्वेश्चन है ये सीधा क्वेश्चन है आपका, जो मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस में निल्सन एंड एले ने जो काम किया था, तो इन्होंने दो कैरेक्टर्स के लिए काम किया था, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे उनके लिए बताया था उन्होंने, दो जीन्स के द्वारा गवर्न हो रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी। और आप इसके उससे अकॉर्डिंग भी लगा सकते हो, जैसे कि अगर पॉपुलेशन देखो, पॉपुलेशन कितनी बन रही है, 4 4 8 और 2 10 और 6 16 की पॉपुलेशन बन रही है, मतलब कि 16 इंडिविजुअल की पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन को अगर बनने के लिए 4 पे पावर आप 2 की लगाओगे तो सीधी बात है 16, आंसर आपका कितना आएगा 2। यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे तरीके थे इसको सॉल्व करने के, बट आपको डायरेक्ट ऐसे याद रहता है क्योंकि निल्सन और एले ने मतलब यही कि बिल्कुल 1:4:6:4:1 निल्सन एले के उस एक्सपेरिमेंट्स अपने लिए प्राप्त हुआ था। तो ये हो गए 53, आप 53 क्वेश्चन है। 53 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्लांट वायरसेस आर ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट।
तो ये सही है। देखो प्लांट वायरस, बहुत सारे प्लांट वायरस हैं जैसे कि ग्रीन लीफ हॉपर से राइस टंगरो वायरस ट्रांसमिट हो रहा है। तो बहुत सारे वायरसेस हैं, इनको इंसेक्ट द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। अब इसके बाद दे रखा है कि ओनली सकिंग इंसेक्ट आर कैपेबल ऑफ द ट्रांसमिटिंग प्लांट डिसीज। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट्स हैं उनके द्वारा इनको ट्रांसमिट किया जाता है, कि जैसे कि कुछ बग्स हैं वो भी ट्रांसमिट कर रही हैं, कुछ वीटल्स हैं वो भी ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये सब क्या होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सकिंग नहीं है, बाकी जो इंसेक्ट हैं वो भी ट्रांसमिट करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है, मतलब सी आंसर इसका आएगा। अब बात करें सीड कोट इज अ डिराइव्ड फ्रॉम, तो सीड कोट किससे बना होता है, तो ये टेस्टा से बना होता है। अब बात करें कि 55 क्वेश्चंस मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है। सेंट्रल डगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो ये किसने दिया है, एफएससी क्रिक ने दिया है। सेंट्रल डगमा में क्या होता है कि जो डीएनए है उससे आरएनए एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल डगमा। इसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये दिया है अपना सर्टन एंड वावेरिना। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वाटसन एंड क्रिक। वन जीन वन एंजाइम जो थ्योरी है वो किसने दी है, वीडल एंड टेटम ने। न्यूरोस्पोरा ग्रासा पे, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना पहले का सी, दूसरे का आई भी, मतलब आंसर पहले ही आएगा इसका। इनके बाद बोल रहा है कि 56 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसके बाद जो 57 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिसीज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस इम्पैक्टिंग इवन द वाइल्ड लाइफ। इनमें से ऐसा कौन सा प्लांट डिसीज है जो कि इन्वायरमेंटल वातावरणीय जो डिस्टर्बेंस है उसको उत्पन्न करता है और वाइल्ड लाइफ पे भी ये इफेक्ट करता है, तो वो अपना कौन सा, चेस्टनट ब्लाइट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 का, रिकलसिट्रेंट सीड्स आर, तो जो रिकलसिट्रेंट सीड्स कौन से सीड्स होते हैं, तो देखो जो रिकलसिट्रेंट सीड्स होते हैं वो ससेप्टिबल होते हैं डेसिकेशन, मतलब कि उनमें मॉइस्चर आप जैसे जैसे कम करोगे उनकी जो वाइबिलिटी है वो कम होती जाएगी, और आप जैसे जैसे उनको ज़्यादा कम टेम्परेचर देते जाओगे जैसे वैसे भी उनकी जो वाइबिलिटी है वो कम होती जाएगी। मतलब इसका ए और जो बी है वो दोनों सही हैं इसके लिए, और इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का, In dust trials, the number and the nature of the varieties largely determine the use of the experimental design। तो ये भी सही है। आपके पास जो डस्ट टेस्टिंग करते हैं, डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी का जो ट्रायल करते हैं, तो उसमें क्या बोल रहा है कि जो वैरायटी का नेचर और वैरायटी का नंबर, उसके आधार पर हम डिपेंड करते हैं कि कौन सा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज़ करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये है। इसके बाद जो रीज़न बोल रहा है कि रेंडमाइज्ड इनकम्प्लीट ब्लॉक डिज़ाइन इज़ अ मोस्ट यूज्ड एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इन द डस्ट ट्रायल्स। तो ये गलत है। कारण क्या है इसके पीछे, कि इसमें इनकम्प्लीट का नहीं करते, इसमें आरबीडी का ही यूज़ करते हैं, रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन का जनरली यूज़ किया जाता है। तो ये अपना क्या होगा, ये गलत होगा, ये सही होगा, मतलब कि सी आंसर इसका आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो जेनेटिक बैलेंस जो थ्योरी है जो ब्रिजेश ने दी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस था। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर सेक्स इंडेक्स की वैल्यू 1 आ रही है तो ये क्या होगा, फीमेल होगी, और अगर 0.5 आ रहा है तो ये क्या होगा, मेल होगा। मतलब कि पहले का क्या आएगा, आईवी, और दूसरे का क्या आएगा, पहला। तो ये दोनों में से एक सही होना था। अब तीसरे का 0.67, तो मतलब ये क्या है, इंटरसेक्स। तो ये क्या होगा, ये मतलब पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। अब इसके आगे के जो 60 क्वेश्चन हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।